तो आज नया वर्ष 2026 01/01 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सबको सुधारिए। नया वर्ष के साथ आप नई लाइफ को एंजॉय के साथ आगे बढ़िए। अपने माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी बातें मानें, वो जो राह दिखाएं सोच समझ करके आगे बढ़ें, अपने मनमानी तरीके से ना चलें और भरोसा बना करके रखें, क्योंकि एक बार भरोसा जाने के बाद आप वो जगह नहीं बना सकते जो पहले थी। तो आप हमेशा गलती करिए, लेकिन ऐसी गलती ना करिए कि जिससे आपके जो इमेज है, पहचान है, छवि है, वो खराब हो। तो इस बात का ध्यान रखें। ये मैंने अभी अंतिम साल में जाते-जाते ये देखा है, ये सीखा है कि अगर जो कोई अपनी मतलब पहचान, भरोसा और कीमत जिसे कहें, अगर वो गिरा देता है तो बहुत मुश्किल होता है दिल में उसी तरह की जगह बनाना। तो आप लोग अपने प्रति किसी के अंदर जगह बना करके रखवाए हैं तो उसे जाने मत दीजिए। चलो, हम लोग का ये लास्ट पार्ट है, एंड पार्ट है। अगर मेमोरी पर्याप्त रही आई तो मैं एंड कर दूंगा। मैंने जो 8 पार्ट दिया था उसमें क्वेश्चन 10 तक हो गए थे, जिनमें से प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 के लिए मेमोरी नहीं रही, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो प्रश्न नंबर 8 को मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं 11 से पढ़ाऊंगा, क्योंकि 14.2 में 1 से लेकर के 10 तक हो चुके हैं, जिनमें से प्रश्न नंबर 8 नहीं हुआ है। बाकी 7 हो गए हैं, 6 हो गया, 9 10 भी करा दिया था मैंने। तो इस तरह से ये जो पार्ट है 9, और आज है हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो इस वर्ष में जब भी 26 लिखूंगा तो ऐसा ही लिखूंगा, हिंदी और देवनागरी के दोनों अक्षर रहेंगे। 2026 14.2। अब ये नहीं पता चल रहा क्लास कहाँ से रिकॉर्ड है, क्योंकि बोर्ड भी चेंज है, माहौल भी चेंज है। तो क्लास श्रीनगर से रिकॉर्ड है, बोर्ड चेंज कर दिया गया है, बोर्ड सतना वाला आ चुका है। तो ये पर्याप्त बड़ा भी है और जगह भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। 3 सिक्के 2 पावर n, या फिर एक सिक्का 3 बार, या फिर 3 सिक्के एक बार। एक ही बात है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रदेश समष्टि टोटल रहेगी 2 पावर 3 8, है ना। 8 संभावित कुल परिणाम जो बनेंगे वो 8 बनेंगे, ठीक है। प्रश्न कहा हमने बना लिया। इसमें बोला है 3 चित्त प्रकट होना। तो माना, सबसे पहले दिया ही कर लेते हैं ना। दिया है 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। माना
चित H व पट T है। 3 सिक्के एक बार उठाए, यहां लिख देंगे प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि डिनोट करते हैं एस से। 3 बार उछाला गया है, इसका मतलब 3 हेड हो सकते हैं। टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा। अब क्या हो सकता है, 2 टेल आ जाए, 2 टेल आ जाए, टेल हो जाए, टेल टेल हो जाए, और हो सकता है कि तीनों टेल हो जाए, तीनों टेल हो जाए। तो इस तरह से हमारे जो परिणाम आएंगे, टोटल कुल संभावित परिणाम जो है प्रदर्श समष्टि, तो एनएस कितना हो जाएगा, एनएस हो जाएगा 8, 3 3 और 5 8। ठीक है, तो यहां पर बिंदुवार प्रायिकता निकालना है। तो बोला है 3 चित्त प्रकट होना, पहला बिंदु। घटना ए 3 चित्त प्रकट होना। अगर 3 चित्त प्रकट होना है तो ए में 3 चित्त, 3 चित्त के लिए हमने हेड बताया था, ये लो। इसका मतलब ये है कि Na जो है 1 आएगा, Na 1 आएगा। घटना ए की घटना ए की प्रायिकता प्रायिकता P ऑफ A इक्वल टू Na अपॉन NS। Na अपॉन NS को ये लिखा जा सकता है घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। क्या है, एक बार लिखा दिया, बार बार नहीं लिखाऊंगा, एक बार लिखाने के बाद आपको ध्यान रखना होगा। P ऑफ A, Na 1 है और NS 8 है। दिस इज द आंसर। अतः 3 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, हर बिंदु का अतः यही लिख दी जाएगी। अतः 3 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता PA 1/8 है। तीन चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। इसी में दूसरा बिंदु, अब मैं सारे बिंदु इसी में एडिट करता रहूंगा। 2 चित्त प्रकट होना, दूसरा बिंदु है घटना बी, 2 चित्त प्रकट होना। अब 2 चित्त में देखो कॉन्सेप्ट, अब इसमें बढ़ेंगे, है ना, इसमें घटना जो है बढ़ेंगे। 2 चित्त प्रकट होना, देखिए 2 चित्त कहाँ कहाँ है, या ये संभावना है, ये संभावना है, ये संभावना है, 2 चित्त की, 2 चित्त प्रकट होना। इसका मतलब HHT, HTH और THH। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर NB आएगा वो 3 आएगा, प्रायिकता ऑफ बी हो गया। घटना बी की प्रायिकता PB NB बटे NS, और NB आया है 3/8। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा।
तो लिख देंगे अतः अतः दो चित्र प्रकट होने की प्रायिकता पीवी बराबर 3/8 3/8 है। इस तरह से कॉन्सेप्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब तीसरा बिंदु कहते हैं न्यूनतम दो चित्र प्रकट होना। तीसरा बिंदु घटना को सी कर देंगे। न्यूनतम दो चित्र प्रकट होना। न्यूनतम दो चित्र प्रकट होना, ये हो जाएगी घटना सी। अब न्यूनतम मतलब कम से कम दो चित्र, अधिक से अधिक हो सकते हैं, कम से कम दो चित्र हो, कम से कम दो चित्र दो चित्र दो चित्र, हो सकता है कि पूरे चित्र हो। कम से कम में ये होता है कि उससे कम तो नहीं हो, दो से कम नहीं हो, ज्यादा होते रहे। तो यहां पर जो एनसी आएगा, घटना सी आएगी, वो 4 आएगी। घटना सी की प्रायिकता, प्रायिकता ऑफ सी एनसी एनएस, ये हो जाएगा 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 1/2 एनसी आ जाएगा, प्रायिकता ऑफ सी हो जाएगी 1/2। तो अतः बनाएंगे, अतः न्यूनतम दो चित्र प्रकट होने की प्रायिकता पीसी 1/2 है। पीसी 1/2 है। इस तरह से ये घटना सी तीसरा बिंदु होगा। चौथा बिंदु कहता है अधिकतम दो चित्र प्रकट होना। अधिकतम दो चित्र प्रकट होना। अधिकतम दो चित्र प्रकट होना। अब अधिकतम दो चित्र, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना है। अधिकतम दो चित्र, दो चित्र दो चित्र दो चित्र। न्यूनतम, न्यूनतम दो चित्र, एक चित्र भी हो सकता है। अधिकतम बोला है तो एक चित्र के लिए फिर कॉन्सेप्ट आपके पास ये भी है, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, और पूरे भी टी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतम में अधिक नहीं जाना। अधिकतम दो चित्र, अधिकतम दो चित्र, एक चित्र भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। एक चित्र भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ जो अधिकतम दो चित्र प्रकट होना, ये हो जाएगी कौन सी घटना, ये तो चौथा बिंदु है। और घटना हो जाएगी डी, घटना हो जाएगी डी, घटना हो जाएगी डी, एनडी हो जाएगा, घटना हो जाएगी डी, एनडी हो जाएगा 7, घटना हो जाएगी डी, ये हो जाएगा 7/8। प्रायिकता ऑफ डी 7/8। अतः अधिकतम अधिकतम दो चित्र प्रकट होने की प्रायिकता पीडी, प्रायिकता ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 7/8 है। इस तरह से ये चौथा बिंदु कंप्लीट होगा। एक भी चित्र प्रकट ना होना, घटना ई आएगी, और नंबर होगा 5। एक भी चित्र प्रकट ना होना, इसका मतलब यह है कि पट आया है, घटना ई है। भाई एक भी चित्र नहीं आए
तो पूरे पट आ गए, पूरे पट आ गए। तो Ne जो आएगा वो हो जाएगा 1। घटना E की प्रायिकता Pe Ne 1 है, प्रायिकता ऑफ E 1 हो जाएगा 1/8। और एक भी चित्त प्रकट न होने की प्रायिकता Pe 1/8 है। 4 हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं छठ में, घटना F आ जाएगी। बोला 3 पट प्रकट होना, 3 पट प्रकट होना। तो 3 पट के लिए भी यही रहेगा और घटना F हो जाएगी। कॉन्सेप्ट सेम था। 3 पट प्रकट होना मतलब तीनों टेल रहेंगे। घटना F है, प्रायिकता ऑफ F NF हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही घटना आएगी इसमें, और प्रोबेबिलिटी F हो जाएगी 1/8। एक भी इसकी जगह पे हो जाएगा। अतः 3 पट प्रकट होने की प्रायिकता 1/8 इज द आंसर। इस तरह से ये पॉइंट नंबर 6 आपके सामने। तथ्यतः 2 पट प्रकट होना, तथ्यतः 2 पट प्रकट होना। देखिए 6 हो गया, 7वां बिंदु है घटना G। तथ्यतः 2 पट प्रकट होना। अब 2 पट प्रकट होने हैं तो देखो 2 पट है, एक HTT THT और TTH, ये हो गए 2 पट। तो NG 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ G NG 3/8। दो पट तथ्यतः 2 पट प्रकट होने की प्रायिकता PG 3/8 है। इस तरह से यह 7वां बिंदु भी आपके सामने कंप्लीट। अब लिखा हुआ है कोई भी पट ना प्रकट होना। 8वां बिंदु है घटना H होगी, घटना H हो, कोई भी पट प्रकट ना होना, कोई भी पट प्रकट ना होना। ये बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आएगा। अगर कोई भी पट नहीं आया इसका मतलब यह है कि पूरे हेड आ गए, यही तो कह रहा है। 1 प्रायिकता ऑफ H, प्रायिकता ऑफ H
प्रायिकता ऑफ एच अतः कोई भी पट प्रकट न होने की प्रायिकता P ऑफ H 1/8 है। अधिकतम दो पट प्रकट होना। अधिकतम दो पट प्रकट होना लास्ट पॉइंट है 9th। घटना आई अधिकतम दो पट प्रकट होना। अधिकतम दो पट प्रकट होना। अधिकतम दो पट मतलब दो से ज्यादा नहीं, लेकिन कम हो सकते है ना। तो आप देखेंगे अधिकतम दो पट के लिए यहां शुरू करेंगे। दो पट है, दो पट है, दो पट है। अब एक पट भी हो सकता है। अब पूरे एक भी पट ना रहे, क्योंकि अधिकतम दो रहे, न्यूनतम एक भी नहीं हो सकते, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो दो, दो के, दो के, इस तरह से n i 7 हो जाएंगे। 1 2 3 3 3 6 1 7। तो घटना i की प्रायिकता पी आई है ना 7/8 अतः अतः अधिकतम दो पट प्रकट होने की प्रायिकता पी आई 7/8 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, जो कि पिछली बार रिकॉर्डिंग चालू थी लेकिन मेमोरी नहीं थी, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया। इस प्रश्न को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। मे भी कि यहां से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इस तरह से यह प्रश्न कंप्लीट है। प्रश्न नंबर 10 तक हो गया था, यह छूट गया था, रिकॉर्डिंग की गई थी, मेमोरी की दिक्कत थी, इसलिए नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छा चुनता है, और यदि ये चुनी 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित करके रखा है, मतलब लॉटरी निकलने वाली। ठीक है, तो वह व्यक्ति इनाम जीतता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है? संकेत संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 11। हल दिया है 1 से 20 तक की संख्याएं 1 से 20 तक की संख्याएं जिनमें
जिनमें लॉटरी के लिए 6 संख्याओं को चुना जाता है। 6 संख्याओं को चुना जाता है जो कि भिन्न भिन्न है। इसका मतलब यह है कि अब हमें 6 संख्याएं चुनना है 1 से 20 के बीच में, जो कि बहुत क्रिटिकल हो जाएगा अगर कोई बनाने बैठे कि 6 संख्याएं भिन्न में, 1 ले लिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिए, ये 6 संख्या है। अब इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? बहुत सारे बनेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है, संचय बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां से हम लोग संचय बना लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ के आए हैं, क्योंकि 1 से 20 तक की संख्याओं को चुनना है, इसलिए संचय के नियम से 20C6 बराबर फैक्टोरियल n, भाई यहां पर बगल में लिख देंगे NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 20 माइनस 6, तो 20 6 फैक्टोरियल 6 जाएगा तो 14 फैक्टोरियल। तो 20 को कहां पे रोक देंगे? 14 पे। 20 19 18 17 16 15 इंटू 14 फैक्टोरियल बटे 6 5 4 3 2 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। तो 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 6 3 18, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 1 कम 4, 4 5 20, 5 से 5 कैंसिल आउट, और 2 1 कम 2, 2 8 16। लगभग नीचे टोटल कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई का काम है। 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15, 19 इंटू 17 छोड़ दो, 15 8 120। अब किसी दो को कर लेते हैं, पहले 17 को कर लेते हैं। तो 19 सत्ते 114 की 4, 11 हासिल हो जाएगा। 19 एक कम 19, और 19 और 11 को जोड़ देंगे तो 10 2 1 3, 304 हो गया, और गुणे 12 0, तो 0 जाएगा 12 चौक 48, और 12 से 12 तिया 36, 36,480 कुछ इतना यहाँ पर ये आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है, मैंने कुछ हासिल गलत जोड़ी है क्या? उन्नीस पर नंबर 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 होना है। 19 सत्ते 133 की 3 हासिल 13 हो जाएगी, ठीक है। ये गड़बड़ हो रहा था। 9 3 12, 19 से कम 19 है, तो 9 3 12, और ये हो जाएगा 32, तो यहाँ हो जाएगा 32। अब इसे गुणा कर लेते हैं, तो ये 0 हो गया। 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 दूनी 24, और 3 27, 2 12 3 36 37 38, ये हो जाएगा 38,760। 38,760 ये हो जाएंगे हमारे। इतने तरीके हैं चुनने के,
कह रहा था ना कि बहुत ज्यादा आएगा। इतने तरीके हैं चुनने के। तो इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसको मिटा देते हैं। और कहाँ तक, यहाँ तक दिख भी ना रहा हो पता नहीं, देख लीजिएगा। आज अब इसे दिखता तो होगा क्योंकि बोर्ड लगभग कवर है। ये लिख गया है ना, तो इसको इसे मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। कुल संभावित परिणामों की संख्या अथवा संचय 38,760। क्योंकि लॉटरी में केवल एक ही संख्या द्वारा जीत निश्चित होती है, इसलिए अनुकूल परिणाम की संख्या 1 है। तब लॉटरी में इनाम जीतने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम ये हो जाएगा 1 38,760। यही होगा आंसर। अतः इनाम जीतने की प्रायिकता 1/60 है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। साफ नहीं दिख रहा है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के ये लास्ट क्वेश्चन 21 तक कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले मैं उन कॉन्सेप्टों को आपके सामने बता दूं ताकि समझने और समझाने में दिक्कत ना हो। प्रश्न नंबर 12 से लेकर के 21 तक सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉन्सेप्चुअल। तो मैं उन सभी को एक बार समझा देता हूं ताकि इन क्वेश्चनों को करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है P प्रोबेबिलिटी यूनियन B। इसे लिखा जाएगा PA प्लस PB माइनस P
इंटरसेक्शन बी, उभयनिष्ठ वाला कॉन्सेप्ट है। ये हो गया बेसिक। अब मैं यहां पे एकदम क्लियर कट कर देता हूं कि ये जो यू जैसा यूनियन बनता है, संघ है जो, इसे हम या का प्रयोग करेंगे और ये वाला जो साइन बनता है इंटरसेक्शन का, इसे हम और के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ने ये बोला है प्रोबेबिलिटी ए या बी, तो आप यह समझ पा रहे हैं ए और बी। क्लियर है? तो ये आपका दूसरा बन गया, ये आपका दूसरा बन गया। बहुत अच्छे समझते चलिए, बहुत अच्छे से समझते चलना है। अब इसमें अगर अपवर्जी आता है, अपवर्जी वाला कॉन्सेप्ट है कि यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ए या बी, प्रोबेबिलिटी ए या बी बराबर पी ए यू बी बराबर ए प्लस ए प्रोबेबिलिटी बी। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। 4 क्या कहता है? 4 क्या कहता है? अगर प्रोबेबिलिटी में ए डैश और बी डैश, मतलब प्रोबेबिलिटी ए नहीं और बी नहीं, ए नहीं और बी नहीं, तो ये हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए या बी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। इसी को मैं लिख देता हूं यहां, प्रोबेबिलिटी ए नहीं और बी नहीं, 1 माइनस ए या बी, 1 माइनस ए या बी। वन माइनस ए या बी। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमें समझने वाली चीजें हैं। अब इसमें एक और चीज आ रही है, उसको भी समझा देता हूं, फिर सारे क्वेश्चन करते हैं इसके, फिर सारे क्वेश्चन करते हैं। रिलेशन जो होते, संबंध जो हैं, वो संबंध बता दूं मैं। यू इंटरसेक्शन और इनमें क्या संबंध होता है, संबंध देख लेते हैं। ये हो गया है ऊपर से, तो मैं 5वें बिंदु में संबंध बता देता हूं। संबंध, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमेशा बड़ा होगा ए से, हमेशा बड़ा होगा बी से। सही बात है, जो यूनियन होता है, संघ होता है, वो सबका होता है, इसलिए वो बड़ा होगा। ये हो गया इसमें ए कॉन्सेप्ट। और बी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर इंटरसेक्शन की कोई बात करें, वो छोटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से
और इंटरसेक्शन बी छोटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ये दो बिंदु हैं और 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये हमें अच्छे से आने चाहिए। तो अगर ये ऐसा संबंध दिखाते हैं तो ये कहा जाता है युक्ति संगत है और परिभाषित है, इस तरह से इसे समझा जा सकता है। नहीं वाले और या वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, चलिए। और वो परंतु वाला तो पहले पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए थे, यहां भी फिर से लिख दूं क्या? छठवें में लिख देता हूं, रिपीट हो रहा है, बाकी ये हो चुका है एक बार। ए परंतु बी नहीं, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो अगर ए है तो एन ए लेना पड़ेगा, और एन यूनियन होता है, यहां ये याद रखना है, यूनियन होता है ये, यूनियन की इंटरसेक्शन बहुत दिनों से देखा भी नहीं ना, इंटरसेक्शन। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ए किंतु, ये तो इस तरह का लिखा दिए थे, ए परंतु बी नहीं, पीछे कहीं पे होगा ना, कॉन्सेप्ट में लिखाया था। ए परंतु बी नहीं, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब और देखते हैं कि क्या या कॉन्सेप्ट बनने हैं इनके। ये अच्छे समझ लेना है, इन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट 21 तक, क्वेश्चन नंबर 21 तक चलेगा तांडव। प्रश्न नंबर 12, युक्ति संगत है और संगत नहीं पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में अभी मैंने युक्ति के बारे में बताया था। पहले वाले बिंदु में मैं ऐसे ही रफली बता देता हूं, पहले वाले बिंदु में पीए दिया हुआ है 0.5 और पीबी दिया हुआ है 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.6। तो मैंने ये बोला था कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो छोटा होता है पी ए से, और पी इंटरसेक्शन बी जो होता है वो छोटा होता है पी इंटरसेक्शन बी से। इनमें से ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये कह देंगे दी गई युक्ति संगत परिभाषित नहीं है। ठीक है, यहां से ये चूंकि दी गई युक्ति संगत परिभाषित नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से वेरीफाइड नहीं हो रहा, ये वाला वेरीफाइड नहीं हो रहा, गलत है। क्योंकि क्योंकि पी पी ए पी बी पी ए था, पी ए लेस देन पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है कारण। तो इस तरह से हमें दोनों पॉइंट कर देना बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में मैं कोई एक बता देता हूं, जोन सा कहेंगे वो। इसमें बोला खाली स्थान भरना है, पी ए दिया है, पी भी दिया है, पी इंटरसेक्शन दिया है, पी यूनियन दिया है, इनमें से कोई एक चीज नहीं है, उसे ज्ञात करना है। तो कोई भी आप फार्मूला यूज करके कर दीजिए, फार्मूला यूज करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 में मैं दूसरा बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना, बाकी आप लोग कर लेना। अरे आसान क्वेश्चन है ना, मान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा करा देता हूं। ये दिया हुआ है, दूसरा कायदे से लिखा दो ना, हल दिया है। ये दिया हुआ 0.35 पीबी ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी 0.25 दिया है, पी ए यूनियन बी ए यूनियन बी 0.6। क्योंकि हम जानते हैं ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर मान रख देंगे 0.6 ये दिया हुआ है, पी ए की वैल्यू 0.35 दी है, पीबी की वैल्यू पीबी की वैल्यू तो ज्ञात करना है, माइनस पी इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.25 दी है, ये ज्ञात करना, तो ये यही रहेगा, बाकी सब इधर जाएंगे। तो इंटर चेंज कर लेते हैं पी और बी, ये यही रहेगा, ये इधर जाएगा, तो 0.6 माइनस 0.35, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.25। चलिए इसे जोड़ लेंगे, 60 है, 6 2 8, 0.85 हो जाएगा, माइनस 0.35, 0 और 5। इस तरह से 0.5 इसका आंसर। चेक कर लेते हैं। 14.2 13 का दूसरा 0.5 इज द आंसर। अतः अभीष्ट मान PB 0.5 प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमें इसके खाली स्थान क्वेश्चन नंबर 13 के कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिखा है कि पी ए बराबर 3/5 और पी बराबर 1/5 दिया गया है। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए या बी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, आसान क्वेश्चन है, ये तो आपसे बन जाना चाहिए, इसमें कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। पी ए दिया हुआ है 3/5 और पी बी दिया हुआ है 1/5। चूंकि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसलिए पी ए या बी ज्ञात करने के लिए बोला है, और हमें पता है कि ए प्लस पी बी होता है, और जोड़ेंगे तो 3/5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 4/5 इज द आंसर। 4/5 इज द आंसर हो जाएगा, लिख देंगे। अतः अतः अभीष्ट मान पी ए या बी बराबर 4/5 है। इस तरह से ये आंसर इसे कर देंगे।
इस तरह से ये आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 ई और एफ घटनाएं दी हैं। पीई 1/4 है, पीएफ 1/2 है, पीई और एफ 1/8 है। बोला है पीई या एफ ज्ञात कीजिए। बहुत है, मतलब क्या बोलो, सिर्फ मान रखना है और सीधे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ मान रखना है, सीधे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, सब दिया हुआ है। पहला बिंदु बोला है पी, ई या एफ ये ज्ञात करने के लिए बोला है। और मैंने फार्मूला ई या एफ का साफ बताया था कि पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई और एफ, ये कॉन्सेप्ट चलते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट है तो क्लियर। ई या एफ ज्ञात करना था। पीई की वैल्यू दी है 1/4 और पीएफ की वैल्यू दी है 1/2 और पीई और एफ 1/8 दिया हुआ। 4 दूनी 8, 2 चौको 8 और 1 अट्ठे 8, 4 2 6, 5/8 इज द आंसर। तो इसमें 5/8 इज द आंसर लेकर के आ जाएंगे। और दूसरा बिंदु क्या बोला, इसको लिख लीजिए। दूसरे बिंदु में बोला गया था पी ई नहीं और एफ नहीं, जो कि इसे ज्ञात करना है। ई नहीं और एफ नहीं बराबर 1 माइनस पी ई नहीं और एफ नहीं 1 माइनस पी ए या बी, ये हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। मैंने लिखाया था इसे, फार्मूला आपके सामने लिखाया था। 1 माइनस पी ए या बी नहीं, ए या बी का भी ए, तो इसके लिए तो ई या एफ, इसकी वैल्यू आई थी अभी 5/8, तो 8 माइनस 5/8, 3/8 इज द आंसर। 3/8 इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से ओके हो जाएगा। क्लियर है। 16 क्वेश्चन खुद से कर लेना। 16 क्वेश्चन बताने जैसा है क्या? है नहीं बताने जैसा। बोला है कि घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि पी ई नहीं और एफ नहीं 0.25 है। बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पी ई नहीं और एफ नहीं, ठीक है, समझना, एफ नहीं, एफ नहीं दिया हुआ है 0.25 और हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है कि पी ई नहीं
और एफ नहीं की जो वैल्यू होती है 1 माइनस पी ई या एफ होती है, और ये दिखा हुआ है यहाँ पे 2.5 ई या एफ, ये इधर आएगा तो पी ई या एफ 1 माइनस 0.25 0.75 आ जाएगा ई या एफ। अब ई या एफ क्या होता है? ई या एफ के लिए मैंने यूनियन बताया था, और यहाँ पे 1 माइनस ई नहीं और एफ नहीं की वैल्यू जो आई है 0.75 आई है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। और यदि यह ई या एफ शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है, अगर ये शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 5। 0 क्यों? 0 तो इसके लिए था ना, शून्य के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आई है, अर्थात p नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिकली फील होना चाहिए। यदि 5 के बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है, तब E और F परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कंप्लीट। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसका इंक पावर बहुत ही कम हो गया है ना? सुनाई तो दे रहा होगा ना, जब बोलता हूँ तो लिखाई के साथ सुनाई भी देता होगा। 17 क्वेश्चन आपके लिए है, कर लेना, बिल्कुल कुछ नहीं है, मान रखना है। एक क्वेश्चन अगर सब में देखो P A या B, पॉइंट नंबर 17 में पॉइंट नंबर 3 कर लेंगे। P A नहीं बोला है, पहला बिंदु जो दिया है P A नहीं बोला है, इसका मतलब है 1 माइनस P A निकाल दो, और P A क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.42, तो कितना हो जाएगा 0.58, 5 4 9 8 2 10, 0.58। तो इस तरह से ये पहला कंप्लीट है, दूसरा भी बन जाएगा, और तीसरे के लिए तो फार्मूला सीधे लगा देना, ए या बी वाला। क्वेश्चन नंबर 17 के तीनों बिंदु आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों बिंदु आपको कंप्लीट कर लेना है। ये स्याही भी सही नहीं चल रही ना, इसलिए ज्यादा दिक्कत जा रही है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ तीन बिंदु हैं, 3 बिंदु काउंट कर लेने हैं। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन देखिए और सरल है। एक पाठशाला की कक्षा 11 में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यदृच्छा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता है। या बोला है मैथ या बायो, है ना। आप समझ रहे हैं, या का मतलब है प्रोबेबिलिटी m प्लस प्रोबेबिलिटी b माइनस प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन b। मतलब या बोला था, वैसे मैंने फार्मूला बनाया, आप समझ गए। पहले दिया है गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी, कितना दिया है 40%, मतलब 0.4। जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने दिए हैं 30%, 0.30। गणित और जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी 10%, इसका मतलब 0.10 हो गया। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है गणित या जीव विज्ञान की प्रायिकता। ज्ञात करना है प्रायिकता कि एक विद्यार्थी गणित या जीव विज्ञान पढ़ेगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। माना गणित पढ़ने वाले हमसे व जीव विज्ञान पढ़ने वाले बी से संकेतिक है। हमने संकेत दे दिया, इसलिए P या के लिए बोले ना PM 0.4, PB 0.3, PM इंटरसेक्शन B दोनों में 0.1, ठीक है। इसलिए PM या B बराबर PM प्लस PB माइनस PM और B, और यहाँ पे रख देंगे मान 4, 0.3, 0.1, 0.6। दिस इज द आंसर। चुने गए विद्यार्थी द्वारा गणित या विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता 0.6 है।
चुने गए विद्यार्थी द्वारा गणित या विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता 0.6 है। अतः हमें लिख देना है, अतः चुने गए विद्यार्थी द्वारा गणित या विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता 0.6 है। इस तरह से यह सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिमाग लगाना है और क्वेश्चन नंबर 19 तो आसान है मेरे हिसाब से। देख लेते हैं, पढ़ते हैं। एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया, जिसका यदि चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.1 है, 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है। दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो पीए दिया है, पीबी भी दिया है। मतलब पहली परीक्षण को ए माना गया, दूसरे परीक्षण को बी माना गया, तो पहली परीक्षण पीए को 8 दे दिया, 0.8, दूसरी परीक्षण को 0.7 दे दिया और दोनों में से कम एक परीक्षण, मतलब या तो ए या तो बी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ने पीए दिया है, क्वेश्चन ने पीबी दिया है और क्वेश्चन ने ए या बी दिया है और पूछा क्या है, दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। और दोनों परीक्षण को जब उत्तीर्ण करना होता है दोनों को, और ये उभयनिष्ठ की बात है, और उभयनिष्ठ तो पी इंटरसेक्शन बी करना होता है, ये हमें ज्ञात करना है। ये दिए हुए, ये दिए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आप क्रॉस कर जाएंगे। इसका क्वेश्चन का फोटो करके मुझे भेजना है, इसे सॉल्व करना और इसका फोटो मुझे भेज देना। क्वेश्चन नंबर 21, एनसीसी या एनएसएस को चुना है। तो सबसे पहले तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ना टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 21 को पहले समझा रहा हूं क्योंकि ये आसान है तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो फार्मूला लगता है प्रोबेबिलिटी का लगता है और यहाँ पे संख्याएं दी हुई है, एन एस एस 24, एनसीसी 32 और कुल दिए हैं 60। ठीक है, बोला है कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए एनसीसी या एनएसएस, एनसीसी या एनएसएस, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना। तो जो मान रखा जाएगा वो प्रायिकता में रखा जाएगा एनसीसी की। तो पहले एनसीसी की प्रायिकता निकालिए। प्रोबेबिलिटी एनसीसी कितनी जाएगी, 32/60 और प्रायिकता ने एनएसएस की निकालिए। एनएसएस की कितनी है, 24/60 और ठीक है। अब बोला है या, तो विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। 30 ने एनसीसी और एनसीसी को 30 दिया गया, 32 ने एनएसएस, 32 ने एनएसएस,
एनएसएस और एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है, ठीक है। तो जो दोनों को चुना है एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, ये वाले लोग हैं 24, ये वाले लोग हैं 24। इसका मतलब ये है, या पूछा है और या होता है यू। इंटरसेक्शन दिया है, एनएसएस दिया है, एनसीसी दिया है, इसका मतलब है तीनों के कॉम्बिनेशन से फार्मूला लगा करके ये डायरेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि प्रायिकता ऑफ, यहाँ पे प्रायिकता निकालनी पड़ेगी किसकी, इंटरसेक्शन की। एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, इसकी आएगी 24/, एनएसएस की कितनी है 32/, एनसीसी कितनी है 30/, 24/60, 30 दूनी 60, इसके 1/2 आ रहा है, नहीं 8 4 8 32 और 15 चौको 60, 8/15, और ये 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2/5, ठीक है। तो सभी की आगे प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी के मान, तो जैसे एनसीसी की प्रोबेबिलिटी, एनएसएस की प्रोबेबिलिटी और माइनस एनसीसी, एनएसएस लिख दो, एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो रहा था वो कंफ्यूजन मैंने दूर किया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी के मान रखने होंगे, और इसके इस तरह से मैंने तीनों यहाँ निकाल के यहाँ पटक कर देना। ये हो जाएगा पहला बिंदु। फिर ना वाला पूछा है, ना एनसीसी ना एनएसएस, इसके लिए तो होता है ना एनसीसी ना और ना एनएसएस। इसके लिए तो फार्मूला तुम्हारे पास है 1 माइनस ये एनसीसी या एनएसएस, इस तरह से ये हो जाएगा। एनसीसी को चुना किंतु, सॉरी एनएसएस को चुना किंतु एनसीसी को नहीं, एनएसएस को चुना किंतु एनसीसी को नहीं। तो किसमें किसको माइनस करेंगे, पहले तो संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, है ना, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन, एन कितना है, एनएसएस को 32 माइनस यू था, नहीं इंटरसेक्शन था ना 24, 32 माइनस 24 तो 8 8 8 4 12 8 आएगा। अब 8/60 कर लो, 8 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बोला था ना, तो 8/60 कर लो, तो यहाँ से जाएगा 4 दूनी 8, 15 चौको 60, ये लो 2/15, इस तरह से ये तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 को मैंने अच्छे समझा दिया है कि आपको किस तरह से पॉइंट, ये पर नंबर पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था और ये पॉइंट नंबर 3 था। हमें यहाँ पर समझना था कि जो तीनों बिंदु दिए हुए थे वो क्या क्या है। एनएसएस दे दिया 32, एनसीसी दे 30 और दोनों उभयनिष्ठ को दे दिया 24। इनसे दे दिया तो अपन ने क्या निकाला, पहले प्रोबेबिलिटी निकाली, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी या एनएसएस निकालना था, इसलिए हमें ये फार्मूला यूज करना था। अब क्वेश्चन नंबर बचा है सिर्फ 20, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 20 बचा है। भगा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, बहुत आसान है इसलिए। ग्यारहवीं पढ़, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। देखो दिया है कि एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है।
क्या दिया हुआ है? एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता दी 0.5। अंग्रेजी और हिंदी और के लिए हमने बताया था इंटरसेक्शन हिंदी, जिसकी प्रायिकता दी है 0.5, और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1, मतलब ई नहीं और एच नहीं, इसकी दी है 0.1। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.7, अंग्रेजी की दे दी 0.7, तो हिंदी की परीक्षा बताना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हिंदी मतलब दोनों सिंगल सिंगल है, दोनों सिंगल सिंगल है, नहीं पूछा, नहीं दिया है इसमें इसका। हाँ बाबा जी, नहीं वहीं होगी सेंटर वाले गेट की ना, नहीं वहीं होगी, यहाँ तो ऊपर वाली बस की है, नीचे की किचन में होगी शायद, किचन में। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी फॉर दैट। चलिए, पीई दिया है, पीएच दिया हुआ है, नहीं बोला था, नहीं से हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, 1 माइनस पी ई या एच का। क्लियर है? समझ गए? तो हमें ये आया है माइंड में कि इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, ये वाला इक्वेट करा करके। नहीं नहीं कोई नहीं है, लगा दी पीई एच। तो हम इस वाले रिलेशन से कुछ काम कर सकते हैं, इस वाले से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन दिया हुआ है जो कि यहाँ पर फार्मूले में काम आएगा, लेकिन इससे कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0.1 इक्वल टू 1 माइनस पीई या एच, यहां से हम ये वैल्यू निकाल लें तो पीई या एच आ गया हमारे पास 1 माइनस 0.1, 0.9 आ गया। अब फार्मूला हमारा होता है पी ई या एच इक्वल टू पीई प्लस पी एच माइनस पी ई और एच, जो कि ये यहां पर 0.9 आया है, पीई दिया था 0.75, पीईएच इसे निकालना है, और वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ क्योंकि इसे और ही बोलते हैं 0.5। तो पी ऑफ एच की वैल्यू जो आएगी वो यही रहेगा, बाकी सब इधर आएंगे, 0.9 में माइनस होंगे और वो प्लस होगा। 9 5 14, 1.4 माइनस 0.75, 10 में 5 के 5 13, तो 7 6 13, 0.65 इज द आंसर। सही है। हिंदी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता 0.65 है। इस तरह से ये आपके 14.2 को मैंने कंप्लीट किया है और ये पार्ट है 9। आपको पुनः एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 हैप्पी न्यू ईयर।
आप अपने जीवन की जितनी भी गलतियाँ किए हैं इस साल 2025 में, उन सभी को एलिमिनेट करिए और आगे बढ़िए। जो लापरवाही हो रही है, उनको सुधारिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने गोल को देखिए, आपने क्या सोचा है, क्या कर रहे हो और क्या बन रहे हो, ये भी देखते जाओ अपने आप को।